नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इसी व्याख्यान में आपके साथ चर्चा की जाएगी भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में। और हमारे विगत ई व्याख्यानों में हमने भूल के बारे में चर्चा की थी, और आज के इसी व्याख्यान में हम जो चर्चा करेंगे वह है शून्य करार या वॉइड एग्रीमेंट। धारा 20 और धारा 24 से 30 तथा धारा 56, 20, 24 से 30 और धारा 56, इनमें शून्य करार या वॉइड एग्रीमेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आइए वॉइड एग्रीमेंट या शून्य करार के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 20 क्या कह रही है? धारा 20 में जब दोनों पक्षकार तथ्य की बात के संबंध में भूल में हो तब करार शून्य कहलाएगा। धारा 20 कह रही है कि जब करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल करते हों तो ऐसा करार शून्य होगा। और धारा 25 में प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य घोषित किया गया है। यानी ऐसा करार जिसमें प्रतिफल नहीं है, प्रतिफल मौजूद नहीं है, तो वह करार प्रतिफल के अभाव में शून्य माना जाएगा। अब धारा 24 के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए धारा 24 क्या है? आंशिक विधि विरुद्ध प्रतिफल या उद्देश्य वाले करार। आंशिक विधि विरुद्ध प्रतिफल वाले करार या आंशिक विधि विरुद्ध उद्देश्य वाले करार क्या कहता है, एक बार देखते हैं जरा। यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हों तो करार शून्य होंगे। यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हों तो करार शून्य होंगे। यदि एक या अधिक उद्देश्यों में से किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होगा। अर्थात साधारण शब्दों में जहाँ विधिपूर्ण एवं विधि विरुद्ध प्रतिफल या उद्देश्य के भाग एक दूसरे से इतने जुड़े हों कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है तो करार पूर्ण रूप से शून्य होगा। यानी जहाँ पर प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध हों और वे ऐसे हों कि एक दूसरे से पृथक किया जाना असंभव हो तो करार कैसा होगा? पूर्ण रूप से शून्य होगा। उदाहरण देख लें। एलिस मैरी हिल बनाम विलियम क्लार्क। एलिस मैरी हिल बनाम विलियम क्लार्क 1905। इस केस में क्या हुआ? इस केस में वादिनी एक विवाहित स्त्री थी और वादिनी ने प्रतिवादी के यहाँ मासिक वेतन पर इस उद्देश्य से करार किया कि वह गृह सेविका का कार्य करेगी तथा प्रतिवादी के साथ जार कर्म में भी रहेगी। यानी एक महिला ने एक पुरुष के साथ ये करार किया मासिक वेतन या मंथली सैलरी पर, क्या कि वह सर्वेंट का काम भी करेगी और एडल्ट्री में भी रहेगी या जार कर्म भी करेगी। मामला न्यायालय के सम्मुख पहुंचा और न्यायालय ने यह कहा वेतन भुगतान के लिए करार लागू नहीं। वेतन भुगतान के लिए करार लागू नहीं। अर्थात इस वाद में क्या हुआ कि जब मामला न्यायालय के सम्मुख आया तो वादिनी ने यह कहा कि मैं जो जार कर्म में रही हूँ मुझे उसके लिए भुगतान ना मिले, लेकिन जो मैंने गृह सेविका का कार्य किया है उसके लिए भुगतान तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो न्यायालय ने क्या कहा? वेतन भुगतान के लिए करार लागू नहीं, क्योंकि एक निश्चित धनराशि को विधिपूर्ण व गैर विधिपूर्ण उद्देश्य में बांटना असंभव था। यानी न्यायालय के समक्ष ये समस्या आई कि जो मासिक वेतन था उसका कितना भाग गृह कार्य के लिए और कितना भाग जार कर्म में रहने के लिए नियत किया जाए।
तो ऐसा असंभव था, तो न्यायालय ने संपूर्ण करार को ही शून्य घोषित कर दिया। ये तो थी धारा 24 और हम अब धारा 25 के बारे में या 26 के बारे में चर्चा करेंगे। तो धारा 26 क्या है? विवाह अवरोधार्थ करार, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी ऐसे करार जो विवाह को अवरुद्ध करते हों या विवाह के करने के विरुद्ध हों। देखिएगा, हर ऐसा करार जो अप्राप्त वय से भिन्न, हर ऐसा करार जो अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हैं, किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हैं तो शून्य होगा। आगे देखिएगा, पूर्ण व प्रत्यक्ष अवरोध शून्य तथा आंशिक व अप्रत्यक्ष अवरोध का करार वैध होगा। तो अब क्या क्या है देखिएगा। उदाहरण, राजरानी बनाम गुलाब रानी, राजरानी बनाम गुलाब रानी, AIR 1942 या 1942। दो विधवाओं ने आपस में करार किया कि यदि कोई भी पुनः विवाह करेगी, यदि कोई भी पुनः विवाह करेगी तो मृतक पति की संपत्ति से अपना हक खो देगी। तो मृतक पति की संपत्ति से अपना हक खो देगी। अब न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया कि क्या ये करार विवाह को अवरुद्ध करता है? तो जवाब था हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध नहीं कर रहा है। यानी जो महिला पुनर्विवाह कर लेती है वह अपने जीवन में पुनः सक्षम हो जाएगी, लेकिन जो महिला पुनर्विवाह नहीं कर रही है तो वह उस संपत्ति पर ही आश्रित रहेगी जो उसे उसके मृतक पति से प्राप्त हुई है। तो ये अवरोध न्यायालय ने प्रत्यक्ष नहीं माना, अर्थात अप्रत्यक्ष अवरोध माना और करार को वैध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार हमने आज आपके साथ में धारा 24 और धारा 26 के बारे में चर्चा की। एक बार संक्षिप्त में इन्हें पुनः देख लेते हैं। आंशिक अवरुद्ध, आंशिक विधि विरुद्ध प्रतिफल या उद्देश्य वाले करार, यानी ऐसा करार जिसमें प्रतिफल या उद्देश्य आंशिक रूप से विधि विरुद्ध हो। तो वहां पर क्या होगा? जहां विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध प्रतिफल या उद्देश्य का भाग एक दूसरे से इतना जुड़ा हो कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, तो करार पूर्ण रूप से शून्य होगा। यानी उद्देश्य और प्रतिफल आंशिक रूप से विधि विरुद्ध हों और उन्हें अलग अलग किया जा सके, भिन्न किया जा सके, एक दूसरे से पृथक किया जा सके, तो वहाँ तो करार शून्य नहीं होगा। और यदि स्थिति ऐसी है कि उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी पृथक न किया जा सके तो करार पूर्णतया शून्य होगा। केस की चर्चा की थी हमने एलिस मैरी हिल बनाम विलियम क्लार्क। इसमें महिला गृह सेविका और जार कर्म यानी एडल्ट्री दोनों में रह रही थी। न्यायालय के सम्मुख जो मामला गया तो महिला ने ये कहा कि मैंने जो गृह कार्य या गृह सेविका का कार्य किया है उसका भुगतान मुझे होना चाहिए, और जार कर्म में जो रही हूँ उस कार्य का भुगतान भले ही मुझे न हो, यानी आंशिक पालन की बात हुई। तो न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया कि इस बात को कैसे निर्धारित किया जाए कि जो मासिक वेतन था उसका कितना प्रतिशत गृह सेविका के तौर पे था और कितना प्रतिशत जार कर्म के तौर पर था। तो न्यायालय यहाँ इस रकम को विभाजित करने में असफल रहा, तो न्यायालय ने इस संपूर्ण करार को ही शून्य घोषित कर दिया। और धारा 26 में हमने चर्चा की विवाह अवरोधार्थ करार, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कोई ऐसा करार जो विवाह के विरुद्ध हो या विवाह को अवरुद्ध करता हो, और अवरोध पूर्ण अवरोध होना चाहिए या प्रत्यक्ष अवरोध होना चाहिए। अप्रत्यक्ष या आंशिक अवरोध होने पर करार शून्य नहीं होगा। और हमने केस देखा राजरानी बनाम गुलाब रानी।
इस केस में न्यायालय ने जो अवरोध था उसको आंशिक अवरोध माना। क्यों? क्योंकि दोनों एक व्यक्ति की विधवाएं थी और दोनों विधवाओं ने ये तय किया, ये करार किया कि जो भी महिला पुनर्विवाह करती है वह अपने मृत पति की संपत्ति से वंचित हो जाएगी। तो न्यायालय ने इसे आंशिक अवरोध माना। क्यों? क्योंकि ये उस महिला के भविष्य को सुरक्षित बना रहा था जो केवल मृतक पति की संपत्ति पर ही आश्रित थी और पुनर्विवाह नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार आज हमने आपके साथ में धारा 24 और 26 की चर्चा की और आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।